चलिए, तो आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो दूसरा रहेगा। तो जैसा कि हम समझ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा क्या थी, तो उदारवाद के अंतर्गत मैंने समझा दिया था कि उसका क्या महत्व है, उसका क्या मतलब है, मायने क्या हैं। इसके संदर्भ में मैंने काफ़ी स्पष्टीकरण किया था, राइट। तो अब हम बात इसमें ये करते हैं कि जो उदारवादी विचारधारा है तो उसकी सामाजिक विचारधारा क्या थी, राजनीतिक विचारधारा क्या थी, साथ ही साथ आर्थिक विचारधारा क्या थी। तो हमने सभी सेगमेंट को एक तरफ से गहन तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप देखोगे कि उदारवादी जो विचारधारा रहे हैं तो उन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें जे.एस. मिल रहे हैं, जॉन लॉक रहे हैं, बेंथम रहे हैं, राइट। तो ये जो विचारक रहे हैं इसमें हायक रहे हैं। तो इन विचारकों ने देखा जाए तो व्यक्ति को ही केंद्र बिंदु माना, राइट। यानी व्यक्ति ही सार्वजनिक रूप से हर 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 दर्शन की तरफ से या हर दृष्टिकोण से आप देखोगे तो वही केंद्र में रहेगा। और वो व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो निश्चित रूप से स्वतंत्र रहेगा तो फिर वह विकास कर लेगा और इससे समाज की भलाई हो जाएगी। जे.एस. मिल जैसे विचारक ये बातें करते हैं। जॉन लॉक तो एक प्रकार से देखे जाएं तो ये उदारवादी विचारधारा के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता को माना, संपत्ति को माना, जीवन की स्वतंत्रता को माना। तो ये उन्होंने तीन आधार अभिव्यक्त किए कि किसी भी जीवन में अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से अगर स्वतंत्र है, अगर उसके पास संपत्ति है तो निश्चित ही वो जीवन में विकास कर लेगा, राइट। तो उस पर किसी भी प्रकार का अगर देखा जाए तो प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि प्रतिबंध लगाना एक प्रकार की देखा जाए तो ये राज्य का काम होता है। तो राज्य उन्होंने माना कि राज्य एक सीमित रहेगा, राज्य सीमित रहेगा, यानी कि राज्य जो रहेगा वो व्यक्ति के नीचे रहेगा, व्यक्ति से ऊपर नहीं रहेगा। और वो एक आवश्यक बुराई, आवश्यक बुराई का मतलब ये है कि राज्य तो है, राज्य तो रहेगा, लेकिन उसकी अपनी एक व्यवस्था जो है, संस्थागत तौर पर व्यवस्था जो है वो क्या है कि राज्य का काम है व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना, जीवन के अधिकार की सुरक्षा करना, राइट। तो ये उनका अधिकार रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति के किसी भी कृत्य पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी व्यक्ति जैसे कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसे दंड दे सकता है, लेकिन व्यक्ति की जीवन पर, व्यक्ति की संपत्ति पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, उसकी संपत्ति पर अधिकार नहीं है। यानी कि उद्योग की अगर जो विचारधारा देखी जाए, यानी कि वो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। तो पूंजीवादी विचारधारा में आप देखोगे कि जो व्यवस्था उन्होंने दी थी उदारवादी में, तो उसमें संपत्ति को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, और संपत्ति जो है वो व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है, और वो अपनी संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उगाही करने के लिए वो क्या करतेगा, अपनी संपत्ति को विनिवेश करेगा, राइट। और विनिवेश में आप जानते हो कि मार्केटिंग है, मार्केटिंग डेवलपमेंट होगी और बाजारवादी व्यवस्था होगी। और बाजारवादी जो व्यवस्था रहेगी, उद्योगवादी जो व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों का अधिकार रहेगा। यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार से अपना खर्च उस पर लगा रहे हैं तो वो व्यक्तियों का अधिकार है, उस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, राइट। तो ये व्यवस्था उन्होंने दी थी। तो लेकिन इसी में कीन्स ने इसकी अवधारणा को और विस्तृत किया, तो उन्होंने ये कहा कि यही जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है एक प्रकार की पूंजीवादी आर्थिक मॉडल विरोधाभासी रहेगा, क्योंकि ये पूंजीवादी आर्थिक मॉडल है, ये जो प्रकार का है तो ये विरोधाभासी है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से अगर किसी समाज का अगर भलाई करनी है निश्चित तौर पर, तो उसमें मार्केटिंग व्यवस्था ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उस व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का कर और वो नहीं लिया जाएगा, प्रगतिशील जैसे कर होते हैं वो नहीं लिया जाएगा, तो फिर देश की व्यवस्था कैसे चलेगी, यानी कि राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो उन्होंने इस अवधारणा को थोड़ा चेंजमेंट किया था, ओके। तो उन्होंने फिर क्या किया था, उन्होंने बदलाव किया, और बदलाव करते हुए उन्होंने प्रगतिशील जैसे कर की बात की कि राज्य है वो कर लेगा, ओके, राज्य है वो कर लेगा। तो ऐसे विचार देखने को मिलते हैं बाद में। थोड़ा हम इससे पहले एक चीज और समझना चाहते हैं कि उदारवादी के क्या मायने थे, क्या उनकी एक अपने आधार थे। तो उसके विषय में हमने कंप्लीट समझ ही लिया था। उनका मत तो क्या था कि उदारवादी की जो दार्शनिक मान्यता थी, तो उसके अंतर्गत आप देखते हो तो प्रत्येक व्यक्ति है वो विवेकशील है, और विवेकशील होने के नाते व्यक्ति की अपने अच्छे बुरे, क्या गलत है क्या सही है, उचित एवं अनुचित है, उस चीज को वो समझता है, राइट। उसको वो समझता है, उस पर वो फोर्स करता है, और वो अपने को कृत्य करते हुए आगे विकसित करता है, विकास करता है, राइट। लेकिन आप देखोगे अगर इसी व्यक्ति के अगर किसी भी चीज़ों पर अगर प्रतिबंध लगाते हो तो निश्चित तौर पर आप वो आगे विकास नहीं कर पाएगा, या वो अपने व्यक्तिगत भलाई नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ वो सार्वजनिक भलाई नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। और प्रतिबंध कौन लगाता है, सरकार लगाती है, राइट, सरकार लगाती है, और अपना समाज लगाता है। तो उन्होंने समाज जैसी कोई बात ही नहीं की है। उन्होंने समाज नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, हर व्यक्ति अपना खुला रहेगा, हर व्यक्ति अपने हर कृत्य को करने के लिए स्वतंत्र है।
तो उनके उदारतापूर्ण जीवन की उन्होंने बात की, जिसमें आपने जानते हो कि बस व्यक्ति के केवल 3 ही अधिकार रहेंगे। जीवन की स्वतंत्रता रहेगी, प्राकृतिक अधिकार के तहत उनको 3 दिए गए थे, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माने हैं ना। तो जैसे जीवन की स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार रहेगा, राइट, और उसे देखा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। तो ये 3 हर व्यक्ति को प्राप्त रहेंगे। इसके बाद कोई समाज नहीं होगा, कोई कुछ सरकार नहीं होगी। सरकार रहेगी, सरकार रहेगी, एक आवश्यक बुराई के रूप में रहेगी, अर्थात सरकार तो रहेगी, लेकिन सरकार का ना किसी से लेना देना रहेगा, यानी कि किसी व्यक्ति से कुछ ना लेगी, ना व्यक्ति कुछ सरकार से लेगा। लेकिन सरकार का अपना कर्तव्य क्या है? व्यक्तियों की सुरक्षा बनाए रखना, व्यक्तियों की सुरक्षा रखना है, व्यक्ति की देखभाल करना है, बस यही सरकार का काम रहेगा। सरकार का कोई अधिकार, संपत्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार का दमन करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो ये बातें इसमें कही गई थी। तो फिर जे एस मिल जैसे विचारकों ने बताया था कि मन और शरीर का मालिक है, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक, समझे समाज की भलाई हो जाएगी। ऐसी जो विचारक रहे हैं, ये महान विचारक रहे, इन्होंने अपनी अपनी विचारें रखी, जिसमें नाजिक रहे। नाजिक की हमने आपको बताई थी, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो उन्होंने यही कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने शरीर और उसकी क्षमताओं का स्वामी है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर वो अपने शरीर और उसकी अपनी क्षमता है, राइट, तो वो हर चीज़ को करने के लिए स्वतंत्र है। तो उसकी क्षमता और उसकी जो शरीर है उस पर किसी प्रकार का आप रोक टोक नहीं कर सकते हो। रॉल्स ने भी दार्शनिक मान्यता में दिया, तो उन्होंने सेल्फ इज प्रायर इंड इन की बात कही थी उन्होंने, कि सेल्फ इज प्रायर, यानी कि आप हैं वो साध से पहले हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज को साध की प्राप्ति करना चाहते हो तो उससे पहले आप हैं। तो आपका मतलब है व्यक्ति। तो यहाँ पे हर जगह से आप देखो, किसी भी एंगल से देखोगे वो व्यक्ति ही देखने को मिलता है। ओके, तो ये बातें देखने को मिलती हैं। तो इसमें हमने कई आधार भी पढ़े थे। आर्थिक आधार में आपको मैंने बता दिया था कि आर्थिक आधार में पूंजीवाद को मान्यता दी गई है, बाजारवादी व्यवस्था को समर्थन किया गया है। एडम स्मिथ जैसे, माल्था जैसे जो विचारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने बाजारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का, यानी कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत का महत्व दिया है। राजनीतिक विचार में आप जानते हो कि उन्होंने राजशाही, पोपशाही, सामंतवाद को समाप्त किया था। फिर इसके बाद उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता अधिकार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए। साथ ही साथ उन्होंने उदारवादी विचारधारा के रूप में संविधानवाद को भी माना, और संविधानवाद में आप जानते हो कि डेमोक्रेसी होना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उदारवाद में आप देखोगे कि स्वतंत्रता का महत्व होना चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए। तो संविधान एक अलग चीज होती है, संविधानवाद अलग है। तो हमने वो आपने स्पष्ट मैंने कर दिया था कि संविधान हर देश का अपना अपना एक अंडर जो उनके लॉ होते हैं, अंडर लॉ होते हैं, वो उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। लेकिन संविधानवाद आप देखोगे कि जिस देश में डेमोक्रेसी है, जिस देश में स्वतंत्रता है, ठीक, वहां पर आपको संविधानवाद देखने को मिल जाएगा। लेकिन संविधानवाद में सीमित सरकार की भी बात की गई है। लेकिन भारत देश में अगर देखोगे तो संविधान भी है, संविधानवाद दोनों है। ओके, तो ये बातें स्पष्ट हो गई थी। तो इसमें हमने सामाजिक आधार में भी बताया था, इन्होंने समाज जैसी कोई बात ही नहीं मानी, समुदाय, धर्म, सरकार, किसी को भी इन्होंने नहीं माना है, सभी को अस्वीकार किया है, राइट, सभी को उन्होंने नकारा है, निष्कासित किया है। ओके, तो आप ये चीजें समझ सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे तो भौतिक पंथ निरपेक्ष की विचारधारा भी इसी के अंतर्गत, फिर हमने उसको बताया था कि ईश्वर जैसी कोई प्राथमिकता या ईश्वर जैसी कोई प्रधानता नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इसे ब्रह्मांड में हो, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तब ये भौतिक जगत है, राइट। जैसे चारवाक जैसे विचारक रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा भौतिकतावादी सिद्धांत को परीक्षण किया है। कांट जैसे विचारक रहे हैं, ठीक है। लेकिन कांट ने, आप देखा जाए तो कांट एक विवेकशील ही व्यक्ति था, और उसने विवेक को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, व्यक्ति को महत्व दिया था। लेकिन व्यक्ति को उन्होंने हर जगह से अगर देखा जाए तो उन्होंने दार्शनिक चीज में देखा, लेकिन उन्होंने ईश्वर जैसी कोई उन्होंने भी नहीं माना था कि ईश्वर जैसा कोई चीज है, राइट। लेकिन बस उन्होंने भौतिकतावादी सिद्धांत को वो भी महत्व देते थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि हर चीज जो है, जो सब भौतिक जगत है वो मानव द्वारा निर्मित है, राइट, मानव द्वारा निर्मित है। ईश्वर जैसी कोई मतलब ईश्वर जैसा कोई भी यहाँ पर वस्तु नहीं है, ईश्वर जैसा कोई भी यहाँ पर एक दर्शन नहीं है। ये बातें यहाँ देखने को मिलती हैं। ग्रंथों को उन्होंने नकार दिया था, तो ये मैंने स्पष्ट आपको समझा दिया था। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद की भी बात करते थे, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसके आगे रहेगा कि उदारवाद के जो विकास रहे हैं उसमें बहुत सारे चरण रहे हैं। तो जैसे कि उदारवाद के मायने मैंने समझ लिया था, उदारवाद के क्या मतलब है, और ये जो विचारक रहे हैं उन्होंने उदारवादी विचारधारा को किस एंगल से देखा, उसमें व्यक्ति को महत्व दिया, राइट, समाज को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उदारवादी के विचार के अंतर्गत संपत्ति को कैसे देगा, ये सब मैंने क्लियर कट कर दिया है।
राइट। अब हम थोड़े उदारवाद के चरण देखेंगे। तो उदारवाद के चरण के अंतर्गत आप जानते हो कि एक उदारवाद ऐसे शास्त्रीय उदारवाद है, इसे पारंपरिक भी बोलते हैं, परंपरागत बोलते हैं, या हम इसे आरंभिक बोलते हैं, या हम इसे क्लासिकल भी बोलते हैं। तो ये कई रूपों में इसे देखा जाता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए कि जो उदारवादी चरण, तो उदारवादी चरण के अंतर्गत आप देखोगे तो कई सारे चरण देखने को मिलते हैं। तो पहला चरण आप देखोगे तो इसके अंतर्गत आप समझने हो कि पहले आता है क्लासिकल। तो क्लासिकल जो उदारवाद है, क्लासिकल इसे बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं परंपरागत उदारवाद भी कह सकते हैं, और इसे शास्त्रीय भी बोल सकते हैं, या आरंभिक। कई रूपों में इसे देखा जा सकता है। तो अलग अलग इसके रूप हैं, इस अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। तो ये उदारवाद का एक चरण है, पहला चरण है, राइट। तो ये क्लासिकल या परंपरागत है, और इसमें आप देखोगे जो उदारवाद के चरण के अंतर्गत जो विषय दिए गए उसमें आप देखोगे कि सीधा सीधा इसमें पहली बात यही की गई है कि इस उदारवादी विचारधारा जो है, वैसे इसके कई सारे चरण हैं, जैसे कि आगे आपको देखने को मिलेगा आधुनिक उदारवाद, ठीक। ये परंपरागत है, फिर आधुनिक उदारवाद में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, फिर नव उदारवाद आता है। नव उदारवाद और परंपरागत उदारवाद एक समान ही है, वो एक सेम है दोनों में, राइट। लेकिन आधुनिक उदारवाद में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, बाजारवादी व्यवस्था को लेकर विकासशील व्यवस्था देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप देखोगे ऐसे क्लासिकल उदारवाद में बाजार जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ पे समाजवादी विचारधारा की कोई धारणा नहीं दी गई है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो थोड़ा समझो यहाँ पे, जैसे कि इसके तीन चरण हैं, तीन है, जैसे कि आप देखोगे एक तो चरण ये हो गया, दूसरा है इसका आधुनिक उदारवाद। तो आधुनिक उदारवाद भी इसका एक चरण आता है, इसकी के नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद नव उदारवाद। तो ये उदारवाद के जो विचार रहे हैं, इसकी अवधारणा रही हैं, अलग अलग विषयों में आप देखने को मिलती हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो ये जो क्लासिकल और या परंपरागत या शास्त्रीय जो आरंभिक उदारवाद रहा है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोर्स किया गया है वो ये किया गया है संविधानवाद को। तो संविधानवाद को आप इसमें देख सकते हो। संविधानवाद में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें सीमित सरकार होना आवश्यक है, सीमित सरकार। तो सीमित सरकार एक्चुअली में देखा जाए तो ये इसका कार्य क्या है, रक्षा करना, व्यक्तियों की रक्षा करना है केवल, ठीक। संपत्ति की रक्षा करना है, व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। ये जो तीन अधिकार हैं, ठीक, ये व्यक्तियों को स्वयं प्राप्त हैं, या उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ना सरकार उस व्यक्तियों से कुछ लेगी, ना व्यक्ति को सरकार को देंगे। ओके, तो ये इसमें बात आती है। तो संविधानवाद में अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत आप देखोगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात आती है, कि लोकतंत्र व्यवस्था जैसी अवधारणा रहेगी, यानी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो उसकी जो स्थापना है या उसकी जो विचारधारा है वो इस परंपरागत शास्त्रीय आरंभिक जो उदारवाद है उसके अंतर्गत रहेगी। तो आप जानते हो कि पहले का जो उदारवाद रहा है, पारंपरिक उदारवाद रहा है, उसमें लोकतंत्र जैसी व्यवस्था थी। तो लोकतंत्र जहां पर है तो वहां पर 100% है कि स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन ये स्वतंत्रता अगर आप देखोगे तो दो टाइप से मिलती है। एक तो स्वतंत्रता ऐसी होती है जो सीमित टाइप से होती है, एक स्वतंत्रता सीमित होती है, एक मतलब एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जो आपने जैसे मैग्ना कार्टा जिसे बोलते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर अगर आप स्वतंत्रता देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर ये सीमित स्वतंत्रता नहीं है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ये स्वतंत्रता है खुली स्वतंत्रता। तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हाँ, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाएगा। बस ये दिमाग में क्लिक कर लेना बस। और वह व्यक्ति हर कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है, हर कृत्य को करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो ये चीज़ें आप इसमें समझ सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत स्वतंत्रता है, साथ ही साथ देखो जाए तो इसमें समानता जैसी कोई बात नहीं की गई है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पूंजीवादी व्यवस्था पर फोर्स किया गया था। तो पूंजीवाद जो व्यवस्था है कि यहाँ पर ऐसा है कि ये पूंजीवाद है, जो जितना मेहनत करेगा उस प्रकार का उसको फल मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर एक मेहनत के अकॉर्डिंग या वो अपनी किसी भी प्रकार से प्रतिबल या वो जिस प्रकार से मेहनत करते हुए वो अपनी संपत्ति को अर्जित कर रहा है या अधिग्रहण कर रहा है या कहीं से वो धन को अर्जित करने का प्रयास कर रहा है, तो वो उसकी एक स्वतंत्रता है, राइट। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीन सकता है। चलिए, तो ये बातें इसमें स्पष्ट की गई हैं। तो संविधानवाद के अंतर्गत तो आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र, सीमित सरकार, इनकी बात की गई, साथ साथ स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए।
तो ये इसका एक मेन सेगमेंट है या मेन इंपॉर्टेंट तत्व माना जाता है कि उदारवादी क्लासिकल परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत संविधानवाद को। तो ये इसके कुछ मायने हैं, इसको आपने समझ लिया। अब बात हम करते हैं इसी में, दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें आता है पितृसत्तात्मक सरकार। तो पितृसत्तात्मक सरकार जो है इसी के अंतर्गत है, यानी कि यहां पर आप देखोगे तो स्वतंत्रता तो सभी को है, स्वतंत्रता तो सभी को है, लेकिन यहाँ की जो सरकार रहेगी वो पितृसत्तात्मक रहेगी, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की कोई इस प्रकार का मतलब उनको अधिकार तो रहेंगे, लेकिन सरकार है जो वो पितृसत्तात्मक रहेगी, यानी कि पुरुषों की रहेगी, यानी कि पुरुषों का वर्चस्व रहेगा। स्वतंत्रता तो है यहाँ पे, महिलाओं को भी है, लेकिन आप देखोगे इस उदारवाद में बाद में आलोचना इसकी होती है, वो हम आलोचना अभी समझाएंगे, पहले समझ लो। तो पितृसत्तात्मक सरकार की बात यहाँ मिलती है। तो ये आलोचनात्मक चीजें हैं कि यहाँ पर जब सभी को स्वतंत्रता है, सभी को सब कुछ है, तो महिलाओं को भी एक प्रकार से समान स्थिति देखनी चाहिए या महिलाओं को भी एक समान दर्जा देना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक जैसी व्यवस्था यहाँ क्यों की गई? ओके तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक जैसी व्यवस्था क्यों की गई है? तो यहाँ पर ये चीजें आलोचनात्मक देखने को मिलती हैं। तो ये यही तो एक इसकी आलोचनात्मक एक विवरण इसमें देखने को मिलता है इस परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत, क्योंकि पितृसत्तात्मक जो है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीमित करता है, लेकिन जबकि उदारवादी क्या कहते हैं, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी का रक्षा है, सभी की संपत्ति पर अधिकार है। तो फिर पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पे राज्य सरकार, जो राज्य है उसकी अपनी एक सरकार है, ओके, तो वो सरकार जो है वो पितृसत्तात्मक रहेगी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है। इसके बाद मोनार्की भी इसी के अंतर्गत है। तो मोनार्की अगर आप देखोगे, एक मिनट, तो इसमें मोनार्की जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो मोनार्की आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि उदारवादी जो विचारधारा है उसमें पोपशाही राजशाही को खत्म किया गया, लेकिन आप जानते हो वो उदारवाद से संबंधित उसके कुछ मतलब थे, मायने थे, लेकिन अब उसी के अंदर एक विकासशील अवस्था में हम समझ रहे हैं। तो इसमें मोनार्की जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। मोनार्की का मतलब ये है, मतलब कि एक साम्राज्य जैसी व्यवस्था। तो इस क्लासिकल परंपरागत जो उदारवाद है इसमें साम्राज्य जैसी भी व्यवस्था देखने को मिलती है, मोनार्की। ओके, तो आप ये चीजें समझ सकते हो, मोनार्की भी इसी में के अंतर्गत आ जाता है। मोनार्की मतलब होता है साम्राज्य। यहाँ पे राजशाही पोपशाही वाला साम्राज्य नहीं है, ये एक साम्राज्य है मोनार्की का, जो वहां पे मतलब एक व्यवस्था रहेगी ना, तो वो व्यवस्था जो रहेगी वो एक साम्राज्य जैसी रहेगी, ठीक, वो एक साम्राज्य जैसी रहेगी। वो इस चीज को लेकर के यहाँ पे अवधारणा ये दी गई है। वैसे राजशाही पोपशाही वैसी व्यवस्था नहीं है, वो तो खत्म कर दिया गया है। ये चीजें आप समझ सकते हो। दूसरी बात है इसमें कैपिटल इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो व्यक्तिगत तौर पर रहेगी, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जैसा जो मेहनत करेगा उस प्रकार का उसको प्रतिफल मिलेगा। साथ ही साथ वो जितनी मेहनत कर रहा है, राइट, तो उसे संपत्ति का रखने का अधिकार है, वो संपत्ति पर उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति को रखने का अधिकार है। तो ये बातें इसमें स्पष्ट देखने को मिलती हैं, राइट। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो व्यक्ति को इसमें केंद्र के रूप में देखा ही गया है, तो व्यक्ति को केंद्र के रूप में माना गया है। तो व्यक्ति केंद्र है, क्योंकि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति सबसे समाज की भलाई हो जाएगी, तो व्यक्ति केंद्र में ही है, राइट। तो ये चीजें इसमें पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो आप ये चीजें लिखते जाएं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं ये इसमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद अणुवादी समाज। तो अणुवादी समाज का मतलब यही यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई समाज जैसी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यही है कि अणु, यानी कि व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा जाता है, यानी कि व्यक्ति खुला है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ना उसका कोई समाज ना परिवार है, कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति वो अणु की भांति है, जैसे कि अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, ठीक। तो उसी की भांति आप देखोगे कि जो अणु है, राइट, अणु जो है वो एक स्वतंत्र होता है। तो उसी की भांति मनुष्य भी है, ये वो भी स्वतंत्र है, वो भी, उस पर ना कोई परिवार है उसका, ना कोई फैमिली है, ना कोई उसका समाज है, राइट। तो फिर वो खुला हुआ है, स्वतंत्र है, तो वो एक अणु की भांति है।
तो ये अणुवादी समाज है, इसमें अणुवादी समाज देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट की हैं, इसको आप एक बार दिमाग में क्लिक कर लीजिए, राइट। तो आप ये चीजें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये उदारवादी जो विचारधारा रही है परंपरागत तौर पर, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया है, लेकिन इसमें बाजारवादी व्यवस्था अभी देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो आप एक चीज और देखिए, एक चीज अगर आप और देखिए तो इसमें अगर आप देखोगे कि बाद में जो आधुनिक या सकारात्मक जो उदारवादी विचारधारा आती है, उसमें अगर थोड़ा देखा जाए तो कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं, कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि यही आधुनिकवाद में जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें आप देखोगे तो यही स्वतंत्रता जो है तो समानता भी उसमें देखने को मिलती है, स्वतंत्रता भी मिलती है, राइट। तो उसमें देखा जाए तो पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ निरपेक्षता भी अगर आप लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो, क्योंकि पंथ निरपेक्षता की भी बात इसमें कही गई है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है कि किसी का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे धर्म जैसी कोई बात ही नहीं आती है, ठीक। यहाँ पे धर्म को कोई मान्यता नहीं दी गई है, यहाँ पे पोपशाही राजशाही सबको खत्म किया है। तो पोप जब है ही नहीं तो पोप भी एक धर्म से संबंधित था, ठीक। तो वहाँ पे पंथ निरपेक्षता रहेगी, तो पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है कि यहाँ की जो व्यवस्था रहेगी वो पंथ निरपेक्ष रहेगी, किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, ना धर्म को कोई मान्यता दी जाती है। ये पंथ निरपेक्षता की भी विचारधारा इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आपको स्पष्ट आ गया होगा कि किस प्रकार से इसमें ये अलग अलग सेगमेंट के तहत ये परंपरागत जो शासी आरंभिक उदारवाद था इसको समझाने का मैंने प्रयत्न किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके अंतर्गत आ गए हम दूसरा चरण अगर देखें तो दूसरा चरण से देखने से पहले इसकी थोड़ी अगर आलोचना देखें तो आलोचना जो है वो आप देखोगे तो कौन करते हैं, वो करते हैं मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी हमेशा यही कहते हैं कि स्वतंत्रता की तो बात करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को स्वतंत्रता कहाँ मिल रही है, पितृसत्तात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आलोचनात्मक इसकी आलोचना होती है कि अगर आप मार्क्सवादी यही कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता दी जा रही है तो स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था का आधार ही क्यों रखा गया है। पूंजीवाद में तो आप देखोगे तो जो समाज है वो वर्ग विभाजित समाज हो जाएगा, यानी कि समाज का वर्ग का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि एक हो जाएगा बुर्जुआवादी, फिर एक हो जाएगा आपका निम्न समाज, राइट। तो ये इस प्रकार से अगर समाज देखोगे तो इसमें वितरण हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो फिर ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है, जो पूंजीपति लोग हैं वो पूंजी ज़्यादा पैसा होते जाएंगे, पैसा वाले होते जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जाएंगे, उनका अंदर से वो खगोलते जाएंगे, उनकी संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये जो उदारवादी विचारधारा है ये कोई उदारवादी विचारधारा नहीं है, ये स्वतंत्रता के नाम पर कलंक है। ऐसी विचार कौन करते हैं, वो करते हैं मार्क्सवादी, ठीक है। उन्होंने सीधा सीधा इस पूंजीवादी विचारधारा को, इस उदारवादी विचारधारा को बुर्जुआवादी पूंजीवादी विचारधारा के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। और उन्होंने यही कहा है कि ये एक प्रगामी और यथास्थितिवादी एक विचारधारा के रूप में है, क्योंकि इसमें जो स्थिति है वो परिवर्तनशील नहीं है। बस यही है कि इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं है, लोगों के जीवन को सीधा सीधा एक अत्याचार किया जा रहा है। तो ये विचार जो हैं मार्क्सवादी कहते हैं वो सीधे ही कहते हैं इसमें समाज की कोई भलाई नहीं, क्योंकि कुछ समाज बुर्जुआवादी है यानी कि काफ़ी धनी है, कुछ समाज गरीब है, वंचित है संसाधनों से। तो आप कैसे उनको स्वतंत्रता दे रहे हो एक समान रूप से, समझ रहे हो। तुम ही अपने उद्योगों पर देखा जाए तो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास उद्योग हैं, सब कुछ हैं, और कुछ बहुत सारी जनता उनके पास कुछ है ही नहीं। तो ये कैसी स्वतंत्रता है, कैसा उनको संपत्ति का अधिकार है, राइट। तो इसकी आलोचना करते हैं। चलिए, बाद में इसमें अगर आप देखोगे तो परिवर्तन देखने को मिलता है, बाद में इसमें ही परिवर्तन देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है, वो हम अभी बताते हैं। पहले एक चीज और समझो कि जो लॉक रहे हैं और बेंथम रहे हैं, इन्होंने उदारवादी विचारधारा का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, राइट। लेकिन आप देखोगे इन्होंने प्रतिपादन जरूर किया था, लेकिन इसका विस्तार है, इसी उदारवादी विचारधारा का जो विस्तार रहा है वो इंग्लैंड में भी रहा है, अमेरिका में भी रहा है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना कि प्रतिपादक बेंथम और लॉक रहे। तो इनके
जैसे मैंने वेस्टर्न थिंकर कंप्लीट पढ़ाए हैं, उसमें आप देख लेना कि लॉक जो विचार रहे हैं और बेंथम रहे हैं, ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, साथ ही साथ ये व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। ओके, तो आप चीजें ये देख लेना एक बार कि इन्होंने प्रतिपादन जरूर किया था। ओके, प्रतिपादन इन्होंने किया था, लेकिन इसका एक राजनीतिकरण जो हुआ था वो इंग्लैंड में और अमेरिका में हुआ था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप और दोहरा लीजिए कि जो उदारवादी चरण के अंतर्गत जो परंपरागत उदारवाद है, उसके अंतर्गत संविधानवाद की बात की जाती है। संविधानवाद का मतलब ये है सीमित सरकार होनी चाहिए, वहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ सरकार का जो काम रहेगा लोगों की रक्षा करना है, संपत्ति को रक्षा करना है, जीवन की रक्षा करना है। आपस में किसी प्रकार का आपस में कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें स्पष्ट हैं इसमें। साथ ही साथ आप देखोगे इसी में पितृसत्तात्मक की बात होती है, मोनार्की इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर इसमें आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होती है, कैपिटल इकोनॉमी। इसके बाद व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, अड़ूवादी समाज के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, यानी कि किसी भी कोई ऐसा राज्य या किसी भी व्यक्ति का कोई अपना धर्म नहीं है। तो ऐसी बात है, वैसे तो धर्म कोई मानना चाहे तो मान सकता है, वो अलग बात है, राइट। लेकिन जो राज्य है वहाँ की उसकी तरफ से कोई अपना एक धर्म नहीं है, वो एक पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं उदारवादी। ओके, चलिए, तो इसके अंतर्गत आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो लेकिन इसको अगर आप देखोगे बाद में थोड़ा इसमें परिवर्तन होता है, संशोधन होता है। तो संशोधन जब इसी उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत हुआ तो वो फिर क्या है, सेबाइन जैसे विचारक रहे हैं, जेएस मिल जैसे विचारक रहे हैं, इन्होंने इसमें संशोधन किया। सेबाइन ने इसमें संशोधन क्या किया कि उन्होंने ये कहा, संशोधन तो उन्होंने नहीं किया था वैसे, एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि जो राज्य है वो एक नकारात्मक है, उसको सकारात्मक परिवर्तन किया है। यानी कि पहले जो जेएस मिल थे, इन्होंने एक बात कही थी स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी है, व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी है। ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक रहे, व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक रहे। इन्होंने ये कहा तो व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो समुचित समाज की भलाई हो जाएगी, राइट। लेकिन बाद में इन्होंने इस उदारवादी विचारधारा में थोड़ा संशोधन किया। पहले आप देखोगे नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक सरकार थी। नकारात्मक सरकार का मतलब ये है कि सरकार को सीमित किया गया था। सीमित का मतलब ये है कि सरकार का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है, ना सरकार का किसी व्यक्ति पर नियंत्रण है, ना संपत्ति पर नियंत्रण है, ना किसी पर भी कोई नियंत्रण नहीं। सीमित सरकार है और वो सरकार जो है लोगों की ही रहेगी, लेकिन वो सीमित रहेगी। ये नकारात्मक सरकार है, नकारात्मक सरकार है। लेकिन इसी में इन्होंने संशोधन किया जेएस मिल ने, बाद में इसी जेएस मिल ने नकारात्मक सरकार में इसमें संशोधन करते हुए उन्होंने सकारात्मक संस्कार की बात की। ये कौन कहते हैं, सकारात्मक सरकार। ये बात स्पष्ट कौन करते हैं, सेबाइन यही बात कहते हैं कि जो सरकार है नकारात्मक, इसको सकारात्मक के रूप में संशोधन जो किया है वो जेएस मिल ने किया है। ये सेबाइन करते हैं, ये सेबाइन कहते हैं सर्वप्रथम नकारात्मक से सकारात्मक सरकार में परिवर्तन किया। और सकारात्मक सरकार के अंतर्गत आप देखोगे तो इनमें देखा जाए तो सरकार का जो काम रहेगा इसमें उद्योगों पर नियंत्रण रहेगा, उद्योगों पर नियंत्रण। इसके बाद आप देखोगे कि सरकार कर लगा सकती है, सरकार कर लगा सकती है, क्योंकि उस समय नकारात्मक जो सरकार है वो कैसे चलेगी, आप बताओ मुझे। सरकार अगर कर नहीं लेगी तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार कर पे ही चलती है। अगर जब तक जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको आप रेगुलेट नहीं करोगे, उसको समाज के तहत आप वसूली नहीं करोगे, तो आप सरकार को कैसे रेगुलेट कर पाओगे, कैसे संचालित कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि सरकार जो होती है वो टैक्सेशन पर डिपेंड होती है, और आप टैक्स नहीं लोगे तो निश्चित रूप से सरकार किस काम की, सरकार पर चलेगी नहीं। सरकार के पास संसाधन ही नहीं है, किसी संसार पर कुछ नहीं है, तो सरकार कहाँ से चलेगी। व्यक्ति अपने पास थे तो सरकार को देंगे नहीं। तो इसलिए ये नकारात्मक सरकार में इन्होंने संशोधन किया और इन्होंने सकारात्मक में परिवर्तन किया, राइट। और सकारात्मक में जैसे परिवर्तन किया तो फिर यही सकारात्मक के अंतर्गत आप देखोगे कि सरकार जो है वो क्या क्या कार्य करेगी, वो मैंने आपको बता दिया। उद्योगों पर नियंत्रण करेगी, इसके बाद वो प्रगतिशील कर लगाएगी, प्रगतिशील कर लगाएगी।
प्रगतिशील कर का मतलब ये है कि सरकार जो है कर लगाएगी, कर के माध्यम से अपनी व्यवस्था को रेगुलेट करेगी, उसे विनियमित करेगी, उसे देखेगी, पर्यवेक्षक के रूप में देखरेख करेगी। राइट, साथ ही साथ आप देखोगे कि वह पेंशन भी देगी, पेंशन है, स्वास्थ्य है, इस क्षेत्र में भी वो काम करेगी, उस पर नियंत्रण रखेगी। क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखोगे तो स्वास्थ्य में अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का अगर वो प्रभावित होता है, किसी भी बीमारी से वो प्रभावित है या ग्रस्त होता है, तो उसे को कौन देखेगा? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, तो फिर उस दूसरा व्यक्ति अगर किसी प्रकार का पड़ा हुआ है, बीमार है, कैसा भी है, तो उसे कौन देखेगा? उसे देखने वाला सरकार होनी चाहिए। तो सरकार का नियंत्रण रहेगा स्वास्थ्य पर, पेंशन पर नियंत्रण रहेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जीवन में कैसे चल पाएंगे, वो बुढ़ापा पे उन्हें खाना कौन देगा? ठीक, तो उनके लिए पेंशन होना चाहिए। तो ये व्यवस्था बाद में की गई। राइट, पेंशन की सुविधा, वृद्धों के लिए सहायता की सुविधा, ये सब स्पष्ट किया गया था बाद में। ओके, तो ये किसने किया था? जेएस मिल ने सकारात्मक सरकार की बात कहते हुए कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि उनकी एक जो किताब है पॉलिटिकल इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था है वो राजनीतिकरण उसका जब किया तो उन्होंने अर्थव्यवस्था को राजनीति के अंतर्गत ही रख दिया। यानी कि राजनीति के मतलब है सरकार, और सरकार के अंतर्गत ही अर्थव्यवस्था को रखा। तो उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पुस्तक है जेएस मिल की, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक पुस्तक है किसकी? जेएस मिल की। ओके, तो जेएस मिल ने इसमें यही स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार रहेगी वो क्या करता करेगी? प्रगतिशील कर लगाएगी, पेंशन है, स्वास्थ्य है, इस पर नियंत्रण करेगी। ओके, इस पर नियंत्रण करेगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो लोगों की यहाँ पर लोग अपनी संपत्ति का अधिकार रखते हैं, उस पर भी नियंत्रण करेगी। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था पर भी नियंत्रण होगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था पर नियंत्रण होगा, तो ये इसमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। ओके, पूंजीवादी व्यवस्था पर नियंत्रण होगा। साथ ही साथ प्रगतिशील, मैंने करारोपण की बात कर ही दी है कि करारोपण को आरोपित किया ही जाएगा। राइट भाई, करारोपण अगर आरोपित नहीं करोगे तो आप समाज को कैसे चला पाओगे? समाज के जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आप पेंशन कैसे दे पाओगे? इसके लिए तो आवश्यक होना चाहिए, पूंजीवादी व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए, प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो आप ये सुविधा दे पाओगे। तो इसे ही बोलते हैं सकारात्मक सरकार। राइट, जबकि नकारात्मक सरकार के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं, सीमित सरकार थी। यहाँ पे सीमित सरकार नहीं, सरकार को कुछ अधिकार दिए गए, सरकार को कुछ ऐसे मानदंड निर्धारित किए गए कि आप ऐसे ऐसे कर करके आप देश की व्यवस्था को रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, मानव को अधिकार को ध्यान में रखते हुए। चलिए, तो आप ये चीजें समझ सकते हो। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो सकारात्मक उदारवाद में दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब यही है कि अनिवार्य चीजें कुछ होनी चाहिए। दूसरी चीजें हैं कल्याणकारी फेडरेशन, तो कल्याणकारी संघ होना चाहिए। तो दो चीजें देखने को मिलती हैं, सकारात्मक उदारवाद, या हम कह सकते हैं सकारात्मक सरकार। सकारात्मक सरकार, इसके अंतर्गत आप दो चीजें देख सकते हो। जैसे पहली चीज है कि कंपलसरी होना चाहिए, ये चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। राइट, ये चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। इसके बाद अनिवार्य, यानी कि ये अनिवार्य है। अब क्या होगा? दूसरा इसमें है कल्याणकारी संघ। अगर आप चीजें देखोगे, कल्याणकारी राज्य, अगर आप देखोगे, अगर ये चीजें कंपलसरी रहेंगी, ये चीजें अगर कंपलसरी रहेंगी, प्रगतिशील कर रहेगा, पेंशन, स्वास्थ्य रहेगा, पूंजीवादी व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा, उद्योगों पर नियंत्रण रहेगा, तो निश्चित रूप से वो राज्य जो है वो कल्याणकारी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि समाज का सबसे, समाज की भलाई हो जाएगी राज्य के माध्यम से। राज्य स्वास्थ्य को देखेगा, राज्य पेंशन को देगा, राज्य प्रगतिशील करारोपण करेगा, व्यवस्था को रेगुलेट करेगा, तो निश्चित ही वह व्यवस्था जो है वो क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी, और राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य में परिवर्तनशील हो जाएगा। तो इसके बाद में आलोचना होती है लेकिन ये कल्याणकारी राज्य जो है, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो जब राज्य रहेगा तो निश्चित ही उसकी एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कोई चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचानी चाहिए।
तो उसके लिए पूरा प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन में आप जानते हो कि पूरा एक ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके माध्यम से कोई भी नीति होती है उसको हम क्या करते हैं, नीचे तक विनियमित करते हैं। ओके, और नीचे तक हम उसको रेगुलेट करते हुए लोगों तक पहुंचाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार से उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन होना चाहिए। तो उससे क्या है, कल्याणकारी राज्य है कि अवधारणा जो है वो काफ़ी विकसित हो जाएगी, काफ़ी डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। चलिए इसी के बाद में सहबान ये भी कहते हैं कि उदारवादी विचारधारा में एक सफल संशोधन टीएच ग्रीन ने भी किया है। टीएच ग्रीन ने एक आवश्यक अच्छाई कहा, राज्य को अच्छाई, आवश्यक अच्छाई का मतलब यहाँ पे देखो, एक तो है आवश्यक बुराई और एक है आवश्यक अच्छाई। तो आवश्यक बुराई में तो आपको मैंने कंप्लीट बता ही दिया था कि आवश्यक बुराई जो है तो वो सीमित सरकार के रूप में है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, उद्योगों पर नियंत्रण नहीं था। ओके, जबकि आवश्यक अच्छाई जो है इसके अंतर्गत आप देखोगे तो सरकार का एक सभी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रहेगा, यानी सरकार को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो व्यवस्थाओं को रेगुलेट कर सके, व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर सके। चलिए, तो बाद में आप देखोगे कीन्स जैसे विचारक रहे हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो आर्थिक मॉडल था पिछले वाला, जहां पर सीमित सरकार की बात थी, तो उसकी उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी, विरोधाभासी उसे बताया था। राइट, क्योंकि उससे क्या है कि निश्चित रूप से देश की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। सभी व्यक्ति अपने अपने हित के लिए काम करेंगे, तो जो व्यक्ति किसी वंचना से गुजर रहा है तो उसका हित कौन देखेगा, तो वो तो फिर गुजरेगा ही, मर जाएगा। तो फिर उसके राइट, उसके अधिकार कहाँ गए, तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया कि इस पूंजीवादी जो मॉडल था, जो पिछली बार मैंने सीमित सरकार की बात करता है, पूंजीवादी व्यवस्था की बात करता है, उसको क्या किया, उन्होंने आलोचना की, उसको उन्होंने विरोधाभास जताया। राइट, तो ये कीन्स ने कहा है। इसी आप देखोगे फिर तो जेम्स मैनार्ड भी रहे हैं, तो जेम्स मैनार्ड ने भी आप देखोगे तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो जो इंटरप्टेड जो मनी है उसके अंतर्गत उन्होंने ये चीजें स्पष्ट कर दी कि एक चीज उन्होंने स्पष्ट ये कर दी कि जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इंटरेस्टेड जो मनी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पूंजीवादी जो आर्थिक मॉडल रहेगा तो निश्चित ही उससे संकट स्वाभाविक है, यानी कि उससे संकट रहेगा, देश की व्यवस्थाओं पे संकट रहेगा, लोगों की आर्थिक प्रणाली सही तरीके से नहीं रेगुलेट होगी या नहीं संचालित कर पाएंगे निश्चित ही। समझ रहे हो, तो ये चीजें दिमाग में आप क्लियर कट बैठा लो। बाद में आप देखोगे जो सीमित सरकार की बात करते थे, बाद में इसी सरकार को क्या किया गया, परिवर्तन किया गया वो आधुनिक में। अगर आप आधुनिक उदारवाद देखोगे वो तो क्लासिकल उदारवाद था, अभी जो मैंने आपको बताया है जो संशोधन हुए हैं वो आधुनिक उदारवाद में देखने को मिलते हैं। तो आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत आप देखोगे जो संशोधन हुए हैं, पहला मैंने कंप्लीट पढ़ ही लिया है आधुनिक उदारवाद, दूसरा है आधुनिक उदारवाद। तो आधुनिक जो उदारवाद है, इस उदारवाद में आप देखोगे तो क्या क्या देखने को मिलता है, प्रगतिशील कर आरोपण की व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये जो कर है ना, ये कर है, ये राज्य वसूलेंगे। राइट, राज्य वसूलेंगे, व्यक्ति नहीं वसूलेगा। ओके, वहाँ की राज्य है वो वसूलेंगे। साथ ही साथ ये राज्य हैं पेंशन व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ये आधुनिक उदारवाद की बात कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आप देखोगे तो ये जो है उद्योगों पर नियंत्रण कर सकता है। राइट, इसी के बाद ये पूंजीवादी व्यवस्था पर नियंत्रण कर सकता है, यानी कि इसके अंतर्गत आप स्पष्ट देखोगे ये जो है एक अच्छाई बुराई है, एक अच्छाई है, यानी कि राज्य एक अच्छाई है, बुराई नहीं, यहाँ राज्य एक अच्छाई है। राइट, क्योंकि राज्य जो है एक अच्छा है, देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए एक अच्छा है। पहले जो था वो सीमित सरकार की बात करते थे, नकारात्मक उदारवाद की बात करते थे, नकारात्मक सरकार की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक सरकार की बात आती है। चलिए, तो इसमें कल्याणकारी राज व्यवस्था देखने को मिलता है। तो आप देखोगे कि इसके अंतर्गत अगर आप और समझो तो आधुनिक उदारवाद में आप देखोगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हो कि यहाँ भी संविधानवाद की बात होती है, यहाँ भी संविधानवाद की बात होती है, लेकिन एक चीज़ आप दिमाग देख लेना, यहाँ पे क्लियर कट कर लेना कि लोकतंत्र व्यवस्था यहाँ भी है।
लोकतंत्र व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ लोकतंत्र के साथ साथ यहाँ पर सरकार की व्यवस्था जो है, सरकार की जो व्यवस्था है वो सीमित है। सीमित सरकार यहाँ भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देख लेना कि जो सरकार है वो इन चीज़ों पर नियंत्रण रखेगी। सीमित सरकार है वो इस चीज़ के लिए है कि वो संपत्ति की सुरक्षा रखेगी, ठीक, किसी व्यक्ति की संपत्ति का हनन नहीं करेगी, उसकी सुरक्षा रखेगी, उस पर मतलब नियंत्रण रखेगी, राइट। इसके बाद आप देखोगे जीवन की स्वतंत्रता बनाए रखेगी, इसमें भी यही चीज़ें हैं। साथ ही साथ संपत्ति है, जीवन की स्वतंत्रता है, या आप कह सकते हो इसमें स्वतंत्रता, तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं, इसमें इसके अंतर्गत भी हैं। ये सरकार है, इस पर हनन नहीं कर सकती है। तो सीमित सरकार यहाँ भी है, लेकिन ये सरकार को कुछ एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के लिए ये चीज़ मानदंड दिए गए, ये व्यवस्थाएं उनको दी गई हैं कि इन चीज़ों को सरकार कर सकती है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये इसमें है, तो संविधानवाद के अंतर्गत ये क्लियर कट कर लो। और इसमें आप देखोगे तो संविधानवाद में इसके अंतर्गत मैंने और भी चीज़ें बताई थी, जैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, ये चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। चलो, तो ये इसकी अंतर्गत देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आप जानते हो कि इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की बात होती है, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की बात होती है। तो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था जो है इसमें दो मॉडल हैं, यूएसए मॉडल के आधार पर है और एक है ब्रिटेन मॉडल के आधार पर। यूएसए मॉडल और ब्रिटेन मॉडल, दो मॉडल इसमें हैं। तो ब्रिटिश मॉडल जो है वो ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर में जो राज्य है वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेगा, राज्य जो है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेगा। पब्लिक सेक्टर के लिए राज्य अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेगा, ओके, ये इसमें बात कही जाती है। साथ ही साथ प्रगतिशील कर की बात होती है कि प्रगतिशील कर लगाएगी सरकार, प्रगतिशील कर लगाएगी तभी तो ये पेंशन दे पाएगी, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर पाएगी, उद्योगों पर नियंत्रण, पूंजीवादी व्यवस्था पर नियंत्रण तभी तो होगा। भाई इंपॉर्टेंट तो कर है, बिना कर के सरकार चल ही नहीं सकती है, तो कर होना चाहिए। इसके बाद यूएसए जो मॉडल है, यूएसए मॉडल में आप देखोगे तो उसमें अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की बात नहीं आती है, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में। ब्रिटेन मॉडल में अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की बात आती है, जबकि यहाँ पे देखोगे यूएसए में तो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की बात नहीं आती है, राइट, वो आती है प्रगतिशील कर। तो यहाँ पर प्रगतिशील जो कर हैं वो केवल लगाए जा सकते हैं। और ये अवधारणा जो दी गई थी जेएस मिल्लेस में दिया था, और इसके समर्थक रहे हैं कीन्स जैसे विचारक रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलो, तो इसी में आप देखोगे तो ये आधुनिक उदारवाद ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे हम एक चीज और कह सकते हैं, सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद, या वो था हमारा नकारात्मक उदारवाद जो परंपरागत था। इसके बाद अगर आप इसमें और चीजें देखें तो आप देखते हो कि वहां पर देखा जाए तो अणुवादी समाज था, अणुवादी समाज था। अणुवादी का मतलब अणु के रूप में था, व्यक्ति हर तरफ हर एंगल से स्वतंत्र था। लेकिन इस सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें परिवर्तन किया गया, और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो समुदाय या वो समाज के बीच रहेगा, समझ रहे हो ना। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज के अंतर्गत है, समाज ने उसको जन्म दिया है तो समाज में ही रहेगा, ठीक, अणुवादी के रूप में नहीं रहेगा। तो पूरा आधुनिक उदारवाद परिवर्तनशील उदारवाद रहा है, पूरा परिवर्तनशील रहा है, ठीक। परंपरागत उदारवाद तो अपना एक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद था, उसमें आप देखोगे अणुवाद समाज रहेगा, किसी प्रकार का उस पर नियंत्रण नहीं। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को समाज के अंतर्गत रखा गया, व्यक्ति को समाज के अंतर्गत रखा गया है, उदारवाद ही व्यक्ति को यहाँ पर महत्व दिया गया है, व्यक्ति को केंद्र में यहाँ भी रखा गया है, लेकिन व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ना उसे अणु के रूप में देखा गया है, ओके। स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी भी स्वतंत्रता नहीं है जो समाज की भलाई ना हो सके, राइट। ये चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे सामाजिक प्राणी के रूप में देखा गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये आधुनिक उदारवाद की कुछ अवधारणा है।
अगर आप दोनों में बेसिक डिफरेंस देखोगे तो क्या है, तो इधर आप एक बार लिख लो परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। तो इसमें चीजें देखो, परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत पहला तो है इसमें स्वतंत्रता, दूसरा है संविधानवाद, तीसरा आता है पूंजीवाद, ठीक। चौथा इसके अंतर्गत आप देखोगे तो पूंजीवाद है, संविधानवाद है, स्वतंत्रता है। इसी में अगर आप एक चीज और देखिए कि पितृसत्तात्मक की बात होती है, समाज रहेगा अणुवादी के रूप में रहेगा, यानी कि समाज है, समाज मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति अणुवादी के रूप में रहेगा। यहाँ पर व्यक्तिवाद है, यानी कि व्यक्ति ही सब कुछ है, ओके। और आप देखोगे इसी के अंतर्गत समाज समाज तो कोई इन्होंने माना ही नहीं है, साफ बात। इसी में संविधानवाद तो है ही, तो वो यहाँ पे सीमित सरकार हम लिख सकते हैं अलग से, तो ठीक रहेगा, राइट। ये चीजें इसके अंतर्गत आप देख सकते हो। इसी में आप देखोगे पंथ निरपेक्षता, तो पंथ निरपेक्षता, ठीक। तो ये जो है परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत आते हैं। इधर आप देखोगे आधुनिक उदारवाद में, तो ये उदारवाद जो है इसमें भी स्वतंत्रता है, इसमें भी स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो देखा जाए तो ये सरकार में देखा जाए तो सरकार के अंडर में ही रहेगी, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी भी कोई भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक। ये स्वतंत्रता रहेगी, इसी में भी रहेगी। दूसरी बात है इसमें भी संविधानवाद है, संविधानवाद इसमें भी है, यानी कि सीमित सरकार इसमें भी है, लेकिन ये इसके अंतर्गत एक चीज और है सकारात्मक उदारवाद। इसमें था राज्य जो रहेगा वो रहेगा एक नकारात्मक, ठीक, नकारात्मक या आवश्यक बुराई। इसमें राज्य आवश्यक बुराई है, जबकि इधर जो है वो है राज्य आवश्यक अच्छाई, राज्य आवश्यक अच्छाई, ठीक। विचारक वही रहे, थोड़े विचारक जैसे जेएस मिल रहे उन्होंने परिवर्तन किया है, लॉक जैसे विचारक रहे उन्होंने परिवर्तन नहीं किया है, केवल जेएस मिल रहे हैं और टीएच ग्रीन रहे हैं। दो विचारक आप इसके लिख सकते हो, जेएस मिल और टीएच ग्रीन। इन्होंने आधुनिक उदारवाद की नींव रखी, या आधुनिक उदारवाद के आप इनको जनक के रूप में देख सकते हो। चलिए, तो इसमें संविधानवाद इसमें भी है, व्यक्तिवाद इसमें भी है, व्यक्तिवाद आप इसमें भी देख सकते हो। में आर्थिक करारोपण की चीजें आप देख सकते हो, आर्थिक करारोपण यानी कि अर्थव्यवस्था पे कर लगाया गया, सरकार प्रगतिशील कर लगाएगी, या हम इसे बोल सकते हैं प्रगतिशील कर। या इसमें देखोगे तो पूंजीवाद पर नियंत्रण, पूंजीवाद पर नियंत्रण रहेगा, उसमें पूंजीवाद पर नियंत्रण नहीं था, पूंजीवाद पर नियंत्रण रहेगा। इसी में और चीजें हैं, जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यानी कि प्राणी है, व्यक्ति जो रहेगा, व्यक्ति जो रहेगा वो किसके अंडर में रहेगा, समाज में, ठीक, समुदाय में रहेगा, व्यक्ति एक समुदाय के अंतर्गत रहेगा, राइट। ये इसके अंतर्गत आप देखोगे, या हम इसे कह सकते हैं समुदाय जो है व्यक्ति से पहले है, और इसमें जो है व्यक्ति पहले था। इसमें आप देखोगे व्यक्ति जो है वो समुदाय से पहले था, जबकि इसमें जो है समुदाय जो है वो व्यक्ति से पहले है। लेकिन ऐसा नहीं कि व्यक्तिवाद है नहीं, व्यक्तिवाद है, यहाँ भी है, ओके, लेकिन ऐसा व्यक्तिवाद नहीं है कि व्यक्ति ही सब कुछ है, मतलब अणु की भांति नहीं है। बस ये चीज़ें आप समझ सकते हो। पंथ निरपेक्षता की बात करना चाहो तो पंथ निरपेक्षता भी इसी में देखने को मिल जाती है, पंथ निरपेक्षता दोनों में है, यहाँ भी पंथ निरपेक्षता देखने को मिलती है। धर्म जैसी कोई यहाँ पे स्पष्ट बात नहीं की गई है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि आप एक धर्म को तो मान सकते हो, धर्म को मान सकते हो, सरकार कोई धर्म नहीं मानेगी, साथ ही साथ कोई वो धर्म नहीं है
जिस धर्म की आप बात करते हो, जैसे पोप है, जे धर्म की बात करते हो, वो धर्म नहीं है। व्यक्ति अपना अगर इच्छा से मानना चाहता है तो मान सकता है। चलो, तो ये जो दोनों में है थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस यही है कि स्वतंत्रता दोनों में है, ओके, संविधानवाद दोनों में है। पूंजीवाद जो है इसमें भी है, लेकिन यहाँ पूंजीवाद जो है वो सरकार के नियंत्रण में है, यहाँ पे नियंत्रण नहीं। प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अणुवादी समाज यहाँ पर है लेकिन यहाँ अणुवादी समाज नहीं है, ओके। यहाँ पर जो समाज वो व्यक्ति के नीचे या समुदाय के नीचे या समाज के अंडर में रहेगा। यहाँ पर व्यक्तिवाद है, व्यक्ति ठीक है, यहाँ भी व्यक्तिवाद की बात है, सीमित सरकार की बात है। यहाँ पे जो सरकार है वो सीमित तो है, लेकिन एक टाइप से आप ये देख सकते हो कि सरकार जो है वो करारोपण लगा सकती है, सब कुछ कर सकती है, ओके, नियंत्रण कर सकती है और वो पेंशन दे सकती है अर्थव्यवस्था में। साथ ही साथ वो पेंशन का काम कर सकती है, स्वास्थ्य का काम कर सकती है, वो इसमें दिए गए हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। पंथ निरपेक्षता दोनों में है ही, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं दोनों में समानता क्या देखने को मिलती है। तो समानता अगर आप देखोगे तो स्वतंत्रता इसमें भी है, स्वतंत्रता इसमें भी है, ये भी समानता है। संविधान इसमें है, संविधान इसमें, ये भी स्वतंत्रता है, समानता है। इसमें देखा जाए तो व्यक्तिवाद ये भी समानता है। पंथ निरपेक्ष इसमें है, पंथ निरपेक्ष इसमें है, तो ये भी समानता है। तो ये चार जो हैं ये दोनों में एक समान रूप से दिखाई पड़ते हैं, ठीक। चार ये शब्द हैं, इसमें व्यक्तिवाद है, संविधानवाद है, स्वतंत्रता है और पंथ निरपेक्षता है, ये सभी में समान है। चलो, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा रही है वो किस प्रकार की रही है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो रहेगा नव उदारवाद से लेकर के। तो इसमें थोड़ा अगर और समझना चाहो तो उदारवादियों ने मार्क्सवादी विचारधारा को नहीं माना है, मार्क्सवादी विचारधारा को नहीं माना है। आप यहाँ एक चीज देखियो कि नव मार्क्सवाद, या हम इसे मार्क्सवाद समझो, नव मार्क्सवाद नहीं, मार्क्सवाद, जो मार्क्सवादी विचारधारा रही है उन्होंने सीधा सीधा पूंजीवाद पर खंडन करने की बात कहते हैं कि पूंजीवादी जैसी व्यवस्था को जड़ से ही उखाड़ दो, जड़ से ही उसे उखाड़ फेंको, और यहाँ पर जो समाज को बनाना है, सभ्य समाज बनाना है, समानता का समाज बनाना है, ये बातें की गई। लेकिन न आधुनिक उदारवाद में देखने को मिलती है समानता, उसमें है, आधुनिक उदारवाद में समानता है। एक चीज़ और देख लेना, एक अलग से शब्द उसमें ये चीज़ें मिलती है, समानता भी। तो मार्क्सवादी जो है उन्होंने पूंजीवाद का खंडन किया था, लेकिन आप देखोगे कि आधुनिक उदारवाद हैं, आधुनिक जो उदारवाद हैं उन्होंने भी मार्क्सवादी जैसे विचार की कोई बात नहीं मानी, ठीक। मार्क्सवादी तो हमेशा यही चाहते थे कि स्वतंत्रता है, सभी को मिलनी चाहिए। दूसरी बात है पूंजीवादी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, वहाँ पर साम्यता होनी चाहिए। साम्यता का मतलब है एक समानता होनी चाहिए, समानता थी, समानता है, आधुनिक उदारवाद समानता है। लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी जैसे विचार की कोई अवधारणा नहीं मानी, या मार्क्सवादी कोई दर्शन ही कोई उन्होंने नहीं जोड़ा, एक शब्द नहीं जोड़ा उनका। लेकिन आप देखोगे कल्याणकारी राज्य है, उसमें अंतर्गत आप देखोगे प्रगतिशील कर की बात करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे सरकार जो है उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी। साथ ही साथ आप देखोगे समानता की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, संविधानवाद की बात आती है। ये कल्याणकारी राज्य की कुछ बेसिक की पॉइंट हैं, ओके। तो आप अगर देखोगे कि इसमें इन चीज़ों में जो भी एक की पॉइंट है, इसमें मार्क्सवादी कोई अवधारणा नहीं मानी, मार्क्सवादी के विचार को कभी माना ही नहीं। मार्क्सवादी चाहते थे कि समानता होनी चाहिए, वो चाहते थे प्रगतिशील कर होना चाहिए, वो चाहते थे कि वहाँ पर, वैसे तो ये राज्य जैसी बात ही नहीं करते, मार्क्सवादी तो राज्य की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन बस ये है कि वो समानता की बात करते हैं, समानता की, पूंजीवाद का खंडन करते हैं, तो उनके विचार को माना ही नहीं गया था। लेकिन अगर आप देखोगे आलोचक ये जरूर मानते हैं कि कल्याणकारी जो राज्य का विकास हुआ है, ये चीज प्रगतिशील कर है, समानता है और स्वतंत्रता है, संविधानवाद है, ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो आई है या विकसित हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचार का एक संघर्ष है,
क्योंकि ये अगर संघर्ष नहीं करते, ये आलोचना नहीं करते, तो ये व्यवस्था आ ही नहीं पाती, ये व्यवस्था आ ही नहीं पाती आधुनिक उदारवाद की, नहीं आ पाती। इसलिए मार्क्स आलोचक ये कहते हैं कि जो उदारवाद और एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य, या हम इसे कह सकते हैं आधुनिक उदारवाद, ये जो अवधारणा आई है, ये जो अवधारणा आई है, इनके बीच का जो बीच का कृत का परिणाम है, यहाँ से उदारवाद से, शास्त्रीय उदारवाद से, परंपरागत उदारवाद से आधुनिक उदारवाद तक जो परिवर्तन देखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं मार्क्सवादी का संघर्ष है, मार्क्सवाद का संघर्ष है। मार्क्सवाद ने मेहनत की है, मार्क्सवाद ने आलोचनाएं की हैं इस उदारवाद की, शास्त्रीय उदारवाद, तब ये उदारवाद आ पाया है। लेकिन इनकी बात को माना नहीं, इनकी एक भी शब्द को जोड़ा नहीं गया है इसमें, बस ये है कि इन्होंने मेहनत की है, इसलिए इनके परिणाम के आधार पर ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन इनकी बात का, इनके शब्दों को, इनके तत्वों को एक भी इसमें नहीं लिया गया है। आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक चीज़ और, कि उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों के मध्यम मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, आधुनिक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। शास्त्रीय उदारवाद और मार्क्सवादी विचारधारा, इन दोनों के बीच के परिणाम को हम कहते हैं क्या, या मध्यम मार्ग को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कल्याणकारी आधुनिक उदारवाद। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नव उदारवाद को समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आप क्या है, एक दो बार रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, फिर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो।